नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेची है, अपना घर बेचा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला सवाल मन में जो आता है, हाउस प्रॉपर्टी पे जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको कैसे बचाएं, या फिर आपको लॉस हुआ है तो क्या होगा, टीडीएस का रेट क्या रहेगा, या फिर आपकी प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म एसेट है या लॉन्ग टर्म एसेट है, टैक्स रेट क्या होगा और आप इस टैक्स को बचा कैसे सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट करें। इस वीडियो में इनकम टैक्स के जितने भी रूल्स हैं उसको आसान भाषा में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेचोगे तो टीडीएस कितना कटेगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, सेल वैल्यू, वो 50 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो टीडीएस कटेगा 1%। इस केस में परचेजर 1% टीडीएस काट के बाकी पेमेंट सेलर को कर देगा और 1% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके पैन नंबर पे जमा कर देगा। और सेलर कैसे इस 1% टीडीएस को क्लेम कर सकता है, रिफंड कर सकता है। जब सेलर अपनी आईटीआर भरेगा तब आसानी से 1% टीडीएस को क्लेम कर सकता है। अब हम जानते हैं कि आपकी एसेट किस केस में लॉन्ग टर्म होगी और किस केस में शॉर्ट टर्म एसेट होगी। और लॉन्ग टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि इससे पता लगेगा कि आपके ऊपर टैक्स रेट क्या रहेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती है, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी 2 साल से पहले ही बेच दी है तो वो शॉर्ट टर्म एसेट है। अगर आपने प्रॉपर्टी 2 साल के बाद बेची है तो वो लॉन्ग टर्म एसेट है। अब टैक्स रेट क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म एसेट बेचने पे जो आपको कैपिटल गेन होगा या फिर प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स रेट है 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेचने पर आपको नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल स्लैब रेट, जो आपकी अदर इनकम पे भी लगता है और इनकम पे लगता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपके लिए कैपिटल गेन बचाना बहुत मुश्किल है, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तब आप अपना सारा का सारा कैपिटल गेन बचा सकते हो। आइए अब जानते हैं कि आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने का अलग तरीका है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का तरीका सेम है लेकिन कुछ अलग है। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना है सेल प्राइस, उसमें से माइनस कर देंगे सेल के टाइम पे जो आपके खर्चे आए हैं। दूसरा माइनस करेंगे आपकी एसेट की जो कॉस्ट थी। तीसरा, अगर आपने अपनी एसेट पे कुछ काम किया, कुछ इंप्रूवमेंट की है एसेट पे, उसको भी माइनस कर दें। जो आपका बैलेंस बचेगा वो होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे अपना सेल प्राइस, उसमें से माइनस करेंगे सेल के टाइम पे जो खर्चे हुए हैं, उसके बाद माइनस करेंगे आपकी एसेट की जो कॉस्ट थी, उसके बाद माइनस करेंगे इंप्रूवमेंट कॉस्ट, बाकी जो बचेगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते समय कॉस्ट को हम इंडेक्स करेंगे। इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है कि उसको इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आज के टाइम की कॉस्ट पे लेके आएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने 2004-05 में एक घर खरीदा था 5 लाख रुपए का और उसको आपने बेचा 2023-24 में, मान के चलो कि उसकी ना कॉस्ट आज के टाइम पे अगर हम लेके आते हैं तो वो 5 लाख रुपए की कॉस्ट आज के टाइम में बनती है 20 लाख रुपए। तो आपकी कॉस्ट 20 लाख रुपए माननी जाएगी, 5 लाख रुपए नहीं माननी जाएगी। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो आपने इंप्रूवमेंट का खर्चा किया है उसको भी हम इंडेक्स करेंगे, इन्फ्लेशन रेट से आज के टाइम तक लेके आएंगे। और इस गेन में से जितना आप इन्वेस्ट कर दोगे उतना आपका गेन माफ हो जाएगा, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। बाकी बचे हुए प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हो अगर आपने अपना घर बेचा है, हाउस प्रॉपर्टी बेची है। इसके लिए कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, जो आपने घर बेचा है ये आपकी लॉन्ग टर्म एसेट होने चाहिए। दूसरा, आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपना कैपिटल गेन बचा सकते हो। पहला तरीका क्या है, आप एक और घर खरीद लीजिए, लेकिन आप केवल एक ही घर खरीद सकते हो, उसकी इन्वेस्टमेंट आपको अलाउड हो जाएगी। अगर आपका कैपिटल गेन प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको 2 घर खरीदना भी अलाउड है। दूसरा तरीका क्या है आपका प्रॉफिट बचाने का, आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। कौन से बॉन्ड, NHAI बॉन्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर RECI। इन बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक आपका कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। टाइम लिमिट क्या है घर खरीदने की या फिर बॉन्ड खरीदने की। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी मतलब घर खरीदते हो तो ये नया घर, या तो आप जो आपने प्रॉपर्टी बेची है उसके बेचने से 1 साल पहले खरीद दो, या फिर बेचने के 2 साल तक खरीद दो, या फिर 3 साल के अंदर आपको नए घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हो, जब से आपने अपना घर बेचा था उस डेट के 6 महीने के अंदर आपको ये गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जितनी अमाउंट की हमारी प्रॉपर्टी सेल हुई है वो सारा, या फिर जितना में प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है उतनी अमाउंट। आपको अगर अपना सारा प्रॉफिट माफ करना है तो जितना कैपिटल गेन प्रॉफिट हुआ है वो सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है और आप 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका सारा प्रॉफिट माफ हो जाएगा। अगर आप 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपका 25 लाख रुपए माफ होगा।
अगली कंडीशन क्या है कि आपने जो नया घर खरीदा है उसको आप 3 साल से पहले बेच नहीं सकते, और अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे हैं उनको आप 5 साल से पहले बेच नहीं सकते। ये तो थे वो पॉइंट जिसके बेस पे आप अपना कैपिटल गेन मतलब प्रॉफिट बचा सकते हो और आपका सारा टैक्स माफ हो जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप घर खरीद रहे हो और आपने एडवांस भी दे दिया है तो उसको भी इन्वेस्टमेंट मान लिया जाएगा और आपका कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो घर की पोजीशन आपके नाम आ जाए। दूसरा पॉइंट, अगर आप 2 फ्लैट एक साथ जो जुड़े हुए हैं वो खरीद लेते हो तो उसको एक ही घर माना जाएगा और आपको इन्वेस्टमेंट अलाउड हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन कराते हो तो वो आपको 3 साल के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन की स्टार्टिंग डेट नहीं है लेकिन कंप्लीशन डेट है। चौथा पॉइंट, अगर आप अपनी जगह किसी और के नाम से भी इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे आप अपने बच्चों के नाम से या किसी के भी नाम से, और पेमेंट आपने की है, तब भी आपको इन्वेस्टमेंट अलाउड हो जाएगी और आपका कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। पांचवा पॉइंट, जो भी घर आप खरीदोगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे आप, वो इंडिया के अंदर होनी चाहिए। अगर आप बाहरले देश में घर खरीदते हो तो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। छठा पॉइंट, अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी, आपके घर को गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया है तो उस केस में जो ये टाइम लिमिट है 1 साल, 2 साल, 3 साल की, इसको पेमेंट की डेट से गिना जाएगा, न कि उस डेट से जब गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी एक्वायर किया था। सातवां पॉइंट, अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इस केस में तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा कैपिटल गेन के ऊपर। क्या अभी भी कोई रास्ता है जिसके थ्रू आप अपना कैपिटल गेन बचा सकते हो? एक रास्ता है, इसके लिए आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में अपने पैसे जमा कराने पड़ेंगे और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसका प्रूफ देना पड़ेगा, और ये इनकम टैक्स रिटर्न आपको ड्यू डेट से पहले भरनी पड़ेगी। और जब भी आप अपना खर्चा करोगे विद इन टाइम लिमिट, इस अकाउंट से निकाल के आप पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस बेस पे भी आपको एग्जम्पशन अलाउड हो जाएगी। आठवां पॉइंट, सेल वैल्यू क्या माननी जाएगी? जो आपके बीच में पेमेंट का एग्रीमेंट हुआ है वो, या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इन दोनों का जो हायर है उसको हम सेल वैल्यू मानेंगे। लेकिन अगर आपकी पेमेंट एग्रीमेंट और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में जो डिफरेंस है वो 10% तक है तो इसको गवर्नमेंट अलाउड करती है और आपकी जो एग्रीमेंट वैल्यू है उसको ही सेल वैल्यू माना जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी को इग्नोर कर दिया जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके बीच में एक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था पेमेंट का 1 करोड़ रुपए का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 करोड़ 8 लाख रुपए, तो 10% का वेरिएशन गवर्नमेंट अलाउड करती है, तो 10% बनता है 10 लाख रुपए, डिफरेंस कितना है 8 लाख रुपए। तो आपकी सेल वैल्यू क्या मानी जाएगी इस केस में? 1 करोड़ रुपए। दूसरा केस, आपके बीच में पेमेंट एग्रीमेंट हुआ है 1 करोड़ रुपए का और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 करोड़ 25 लाख रुपए। इस केस में जो डिफरेंस आया है वो 10% से ज्यादा गया, 25% का आ गया है, और वेरिएशन कितना अलाउड है? केवल 10%। तो सेल वैल्यू क्या मानी जाएगी? 1 करोड़ 25 लाख। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्टी की वैल्यू कम दिखा दी है तो क्या होगा? तो इस केस में बायर और सेलर दोनों को इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, और दोनों पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा ये समझते हैं। सेलर के केस में जो बेच रहा है उसकी वैल्यू दोबारा से हायर वैल्यू ली जाएगी, और जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है दोबारा से करके विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी दोबारा से डिमांड नोटिस आएगा आपको, और सरकार आपसे सारा टैक्स वसूल करेगी। खरीदने वाले के केस में क्या होगा? जो डिफरेंस है, जितनी वैल्यू कम दिखाई है उसको परचेजर की अदर इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा और आपकी इनकम में उसको ऐड करके आपका टैक्स दोबारा निकाला जाएगा और आपसे टैक्स विद इंटरेस्ट पेनल्टी वसूल किया जाएगा। जो आपने कम दिखाई थी वैल्यू उसके ऊपर सेलर के ऊपर भी टैक्स लग गया और बायर के ऊपर भी टैक्स लग गया। एक ही इनकम के ऊपर 2 बार टैक्स लगा है। ऐसा इसलिए सरकार जानबूझ के दोनों को पनिश कर रही है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वैल्यू कम नहीं दिखानी है। 10वां की पॉइंट, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जैसे प्रॉपर्टी की डिटेल, टीडीएस कितना जमा हुआ है, आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की, बायर और सेलर की सारी इंफॉर्मेशन, ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। तो आप कुछ भी छुपाओगे इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाएगा आपको। 11वां पॉइंट, अगर आप बयाना या एडवांस देते हो घर खरीदते टाइम, प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, वो आप कैश में कितना दे सकते हो? जो सेलर है बेचने वाला वो सिर्फ 20,000 रुपए एक्सेप्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अदरवाइज क्या होगा, जितना आप कैश में एक्सेप्ट करोगे उतनी ही आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बयाना ले लिया 5 लाख रुपए, तो आपके ऊपर 5 लाख रुपए ही पेनल्टी लग जाएगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैंने देखा कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हो, बेचते हो, तो आपके ऊपर कितना टीडीएस, कितना टैक्स लगेगा और आप उस टैक्स को कैसे बचा सकते हो और कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नए टॉपिक के लिए प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद।